नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो आपका है, यूनानियों को किस राजा ने भारत से बाहर किया था। यूनानियों का जैसे जिक्र किया है, यूनानियों को किस राजा ने भारत से बाहर किया था। भारत से बाहर किया। ठीक है भी, ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जिसे जिक्र किए करें हमें, ठीक है भी, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आप लिखोगे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का जैसे जिक्र किया अशोक। 3 नंबर जैसे जिक्र करोगे बिंदुसार। और 4 नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो श्रीगुप्त भी। क्या है आपका? श्रीगुप्त भी। ठीक है भी। तो यूनानियों का जिसे जिक्र किया है, यूनानी जो शासक है, यूनानियों का जिसे जिक्र करते हैं तो हमारे मन में आता है खासकर सिकंदर का जैसे जिक्र करें। ठीक है भी, कहाँ किसका जिक्र करते हैं? सिकंदर का। तो यूनानियों को भारत से बाहर करने वाला जो कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक का हम जिक्र करते हैं, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही आपके यूनानियों को बाहर किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। आपको ध्यान होना चाहिए, मौर्य वंश से पहले भारत में कौन सा वंश था आपका? मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपका जो वंश शासन कर रहा था उस समय कौन सा था? वो था आपका नंद वंश भी। कौन सा था आपका? नंद वंश में। बेसिक सी जानकारी आपको यहां से दूंगा क्योंकि सबसे बेहतरीन बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको वीडियो में पहले उपलब्ध करवाई हुई है। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हो। यानी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आप मध्य का जो एंशियंट हिस्ट्री में है, मगध साम्राज्य का जैसे जिक्र करें, मौर्य साम्राज्य का जैसे जिक्र, अलग अलग राजा के बारे में बड़ी विस्तृत आपको जानकारी दी है, पढ़ सकते हो वहां पर। ठीक है, मैं बेसिक से आपको बात बता रहा हूं। मगध साम्राज्य का जो नंद वंश था, नंद वंश को हरा के ही, यानी नंद वंश का शासक कौन था आपका? घनानंद। घनानंद को हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत में किस वंश की स्थापना करते हैं? आपके मौर्य वंश की। किसके सहयोग से? आपके ध्यान होना चाहिए चाणक्य। और चाणक्य की किताब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अर्थशास्त्र भी। क्या है? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? जैसे एक तो वर्तमान आपका अर्थशास्त्र है एडम स्मिथ का जैसे हम जिक्र करते हैं, और एक प्राचीन अर्थशास्त्र का जैसे जिक्र करते हैं। वर्तमान अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थ का मतलब क्या होता है? वित्त, यानी धन का अध्ययन करना। वर्तमान जो एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र, परंतु चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था इसमें किसका वर्णन है? एक राजा शासन किस तरह से चलाता है, किस तरीके से उसको चलाना चाहिए, एक राज व्यवस्था से संबंधित जो ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? अर्थशास्त्र चाणक्य का। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध वंश, यानी मगध के नंद वंश को हरा के ही, घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त प्रथम राजा है मौर्य वंश का, दूसरा राजा रहेगा आपका बिंदुसार, और तीसरा राजा कौन सा रहेगा आपका? अशोक भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार बच्चे भी पूछ लेते हैं भी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था, जिसको अशोक महान के रूप में जाना जाता है। खासकर 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी भेरी घोष युद्ध नीति क्या दी थी इसने? त्याग रीति। ठीक है, नरमुंडों के जैसे नरमुंड देकर, यानी बहुत से लोगों का कत्ल आम देखकर इसका क्या हृदय परिवर्तन हो गया था, और इसने कहा थी बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं महात्मा बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। जैसे यूनानियों का जिक्र किया, भी यूनानियों तो हम जैसे पढ़ते हैं, भारत के ऊपर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भी। किसने आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने। और 300 जैसे जिक्र करें 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की क्या हो गई थी? मृत्यु। और 356 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था? सिकंदर का जन्म भी। हम पढ़ रहे हैं 326 ईस्वी पूर्व क्या किया था? उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। परंतु वर्तमान जो भारत आप देख रहे हो, उस वर्तमान भारत के ऊपर उसने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए उसकी सेना सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही सीमा रही थी। पाकिस्तान, पाक और अफगानिस्तान का जैसे जिक्र करें यहां तक सीमित रही, क्योंकि उस समय आपकी जैसे रावी, व्यास जो नदियां थी, उन नदियों के अंदर भयंकर बाढ़ आती थी। इसलिए
उसकी जो सेना है भारत में प्रवेश नहीं कर पाई भी। और एक आपको ध्यान होना चाहिए 326 ईस्वी पूर्व एक नंदवंश का बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा खूब था उस राजा का भी, गहनानंद का भी, इसलिए सिकंदर की जो सेना है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाई। बाद में आपको ध्यान होना चाहिए सिकंदर वापस चला गया था, यानी 326 ईस्वी में जब भारत के ऊपर आक्रमण करके, अब देखो उस समय भारतीय बोलेंगे क्योंकि सारा भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था, उसमें वर्मा है आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये जो वर्मा का जैसे आप जिक्र, ये सारा एक ही तो भारत था, ठीक है। उस समय यहां पर आक्रमण किया तो यहां से फिर वापिस हो लिया था सिकंदर, क्या हो लिया था, सिकंदर वापिस हो लिया था। और यहां का राजकाज किसको सौंप कर चला गया था, अपने एक सेनापति सेलुकस निकेटर को भी, यानी यहां का जो राजकाज है ये सिकंदर किसको सौंप के चला गया था, आपके ने सेनापति सेलुकस निकेटर को भी, सेलुकस निकेटर को भी, ठीक है भी। अब इस सेलुकस निकेटर और इसके उत्तराधिकारी को वापस बाहर करने वाला कौन था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईस्वी पूर्व का एक युद्ध हुआ था भी, ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व। इस युद्ध में क्या है, आपके सेलुकस निकेटर की हार हुई थी भी, सेलुकस निकेटर की क्या हुई थी, हार हुई थी, और आपका चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, बाहर कर दिया था बाहर से। परंतु बाद में सेलुकस निकेटर ने क्या कर लिए थे, इससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और अपनी बेटी हेलेना या कार्नियल का जैसे जिक्र करते हैं, उसकी शादी किसके साथ कर दी, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर ने अपना एक क्या है, दूत भेजा, ठीक है, राजदूत भेजा, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, मेघ सतनीज के रूप में, ठीक है, मेघ सतनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंडिका, यानी इंडिका पुस्तक किसकी रचना, वो मेघ सतनीज की रचना है। किसका राजदूत था, वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है, ठीक है। खास करके मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी जो मिलती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी या तो हम जिक्र करेंगे अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है, या फिर हमें जानकारी मिलती है किसमें, इंडिका के अंदर है, या फिर विशाख दत्त की हम जिक्र करते हैं, पुस्तक है विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्राक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। तीनों पुस्तकें तो आपको सबसे ज्यादा पढ़नी है, इंडिका, अर्थशास्त्र और मुद्राक्ष, इन तीनों पुस्तकों के अंदर हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इनमें जानकारी मिलती है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। सेलुकस निकेटर, अब 305 ईस्वी पूर्व का जब हम जिक्र करते हैं ना, इतिहास में कई बहुत समय तक तो ये दफन ही रही बात भी, एक 305 ईस्वी पूर्व का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक का तो नाम सेलुकस निकेटर था, परंतु दूसरे का नाम जो था सेंट्रोकोट्स था भी। काफी समय तक तो इसके बारे में पता ही नहीं था, परंतु विलियम जोन्स ने ये बताया था भी ये सेलुकस निकेटर जो आपका है, ये सेलुकस निकेटर का जैसे जिक्र करते हैं, ये सेलुकस निकेटर आपका क्या है, चंद्रगुप्त है, ठीक है, सॉरी, जो सेंट्रोकोट्स है इसके बारे में बताया था भी, ये सेंट्रोकोट्स से आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर, अलग अलग विद्वानों जैसे स्ट्रेबो ने जैसे जिक्र करते हैं, स्ट्रेबो ने यही बात कही थी, एरियन ने भी यही बात कही थी, प्लूटार्क ने भी यही बात, इतिहासकार है, ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सेंट्रोकोस जो नाम किसका था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मेघ सतनीज का जैसे मैंने जिक्र किया, यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा जैसे किसके साथ शादी की थी, कार्नियल, हेलेना के बारे में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इस आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले अपनी राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत पूर्व की ओर चला था, परंतु बाद में इसने निर्णय क्या लिया था, पश्चिम की ओर चलने का, क्या है, पश्चिम की ओर चलने का। और सबसे पहले सेलुकस निकेटर के साथ इसने क्या किया, युद्ध किया था 305 ईस्वी पूर्व। इसके बाद में और भी कई चीजें ध्यान होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठता भी, कब गद्दी पर बैठता है, ये 322 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठता है, और मृत्यु जो होती है इसकी कब होती है, 298 ईस्वी पूर्व, ठीक है भी, 298 ईस्वी। ये पूछा गया है कई बार भी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु कहां पर हुई थी, शरणवेलगोला भी, शरणवेलगोला, ठीक है भी, ये कहां पर रहेगा, आपका कर्नाटक के अंदर भी, किस राज्य में, कर्नाटक। किस धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म का भी, किस धर्म को मानता था, ये जैन धर्म को मानता था। और आपको ध्यान होना चाहिए, शरणवेलगोला में इसने श्लेखना विधि द्वारा, यानी उपवास रखकर क्या कर दिए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे,
ठीक है। 298 ईस्वी पूर्व जब ये मगध का जैसे जिक्र करते गया, उस समय मगध साम्राज्य में क्या अकाल पड़ गया था, तो अपने साथियों के साथ कहाँ चला गया था, ये आपका दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पर शरण है, वेलगोला कर्नाटक में, और जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म में जैसे सलेखना विधि का हम जिक्र करते हैं, उपवास रख कर क्या त्याग दिए थे, इसने प्राण त्याग दिए थे इसके, ठीक है, प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठता आपका बिंदुसार भी। क्या बैठता आपका बिंदुसार। भारतीय इतिहास में सिजेरियन विधि द्वारा, सिजेरियन पद्धति से अगर सबसे पहले किसी का जन्म हुआ था तो वो कौन था, आपका बिंदुसार था। कौन था आपका बिंदुसार। पढ़ो इसके बारे में, मैंने आपको बेहतरीन जानकारी दी हुई है, उन वीडियो को भी आप देखने का काम किया करो, ठीक है। बिंदुसार। उसके बाद में अशोक का जैसे जिक्र करते हैं, तो अशोक 273 ईस्वी पूर्व से लेकर आपको ध्यान होना चाहिए 232 ईस्वी पूर्व तक। बिंदुसार का जिक्र करो तो आपका 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक गद्दी पर बैठता है। ये जानकारी भी आपको ध्यान होनी चाहिए। श्रीगुप्त आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये गुप्त वंश का संस्थापक है, गुप्त है वंश का संस्थापक है, ये चीज भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जैसे मैंने एक बात यहां पर सिकंदर के बारे में लिखी थी, 356 ईस्वी पूर्व से लेके, यानी 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था, और 323 ईस्वी पूर्व छोटी सी उम्र में 33 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गया था, ठीक है भाई। ये चीजें भी आपको पढ़ना चाहिए। परंतु छोटी सी उम्र में 33 वर्ष की उम्र में भी वो भारत में एक विश्व विजेता बनने का अपना सपना साकार किया, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और सिकंदर का जो गुरु था, सिकंदर के गुरु के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, अरस्तु का जैसे जिक्र करें, कौन था इसका गुरु, अरस्तु। यानी सिकंदर के मन में लालसा, इच्छा जगाने वाला अगर कोई शख्स था तो वो इसका गुरु अरस्तु था, विश्व विजेता बनाने के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे सिकंदर से संबंधित भी हमने अलग वीडियो बना रखी है, वहां से सिकंदर और अरस्तु की बड़े सुंदर सुंदर मैंने वाक्य बताए हुए हैं, उनको भी आप देखने, क्योंकि अगर उनका मैं जिक्र करूं, गुरु शिष्य की जैसे बातों का जिक्र करूं या औरों का जैसे जिक्र करूं, तो बहुत लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी। उन वीडियो को भी देखने का काम करना, ठीक है भी। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, यूनानियों के बारे में जिससे जिक्र करें, ठीक है भी। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया भी, यानी पंचायती राज प्रणाली का जैसे जिक्र किया भी, ठीक है भी। पंचायती राज प्रणाली का जैसे जिक्र किया, पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा का जैसे जिक्र किया भी, संवैधानिक दर्जा की संशोधन के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला भी, ठीक है भी। ये क्वेश्चन आपका, तो आपको ध्यान होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन, अभी 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला है तो किस संशोधन के अंतर्गत मिला है, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 में, उसी के अंतर्गत आपके पंचायती राज को क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था। क्या मिला था आपका, संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज का जैसे जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए पंचायती राज सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, लागू कब हुआ था भी, यानी लागू का जैसे जिक्र करते हैं भी, भारत में सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन सर्वाधिक आपका रिपीट होता है। हम जिक्र करते हैं आपका जैसे 1959 में भी, ठीक है भी। 1959 में सबसे पहले राजस्थान के अंदर भी नागौर जिले का जैसे जिक्र करें, नागौर में, और JL नेहरू का जैसे जिक्र करोगे भी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज की नींव रखी। किस राज्य के अंदर, राजस्थान में। ये हमेशा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है भी, ठीक है। यानी 2 अक्टूबर 1959 को तो आपके राजस्थान में, और जैसे जिक्र करें 10 अक्टूबर 1959 को आपका आंध्र प्रदेश भी। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है आपका, यानी भारत में सबसे पहले पंचायती राज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। ऑप्शन देते दिया हुआ होता है, उसमें से आंध्र प्रदेश दिया होता है, तमिलनाडु दिया होता है, गुजरात दिया होता है, हरियाणा।
तब आप क्या करोगे, आप आंध्र प्रदेश से ही करोगे। और अगर आंध्र प्रदेश और राजस्थान इकट्ठे दी हुई है तो हमें पता होना चाहिए भी 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर। कहां हुई थी, राजस्थान के अंदर। किसने शुरू किया था, उसमें वर्तमान जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, खास करके उस तत्कालिक प्रधानमंत्री जी करो, यानी उस समय जो थे तत्कालिक प्रधानमंत्री। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र करते हैं 73वां संविधान संशोधन का, जैसे जिक्र करें, ठीक है भी, 73वां संविधान संशोधन। इसके अलावा फिर 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था, नगर निकाय से संबंधित हम पढ़ते हैं। एक आपको ध्यान होना चाहिए, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है 29 विषय जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए थे आपके, 29 विषय जोड़े गए थे। एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची भी, ठीक है भी। 11वीं अनुसूची का जैसे जिक्र करें, यानी 73वें संविधान संशोधन के अंदर संविधान में कितने विषय जोड़े गए थे, पंचायती राज से संबंधित आपके 29 विषय जोड़े गए थे। और एक अनुसूची भी क्रिएट की गई थी, नई अनुसूची भी बनाई गई थी। कौन सी अनुसूची थी आपकी, 11वीं अनुसूची। ये चीज आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची किससे संबंधित, आपके पंचायती राज प्रणाली से भी। किससे संबंधित, आपकी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे पंचायती राज का जो हम जिक्र करते हैं ना, इसमें त्रिस्तरीय जैसे आप पढ़ सकते हो, बलवंत राय मेहता समिति का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, क्योंकि बलवंत राय मेहता जो समिति है ना, उसी समिति का जो पालन करते हुए त्रिस्तरीय, यानी इन्होंने एक दिया था भी 3 त्रिस्तरीय, जैसे ग्राम पंचायत का है, पंचायत समिति और है जिला परिषद का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये अवधारणा बलवंत राय समिति की थी भी, किसकी थी, बलवंत राय मेहता की जैसे, ठीक है। 1957 में जो इन्होंने दी थी, 1957 में तो इसका गठन हुआ था, और 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी त्रिस्तरीय का जिसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा पंचायती राज का जैसे जिक्र करें, 73वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का जैसे गठन का जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम पंचायत में आरक्षण का जैसे जिक्र करते हैं। आरक्षण मीन्स 33% जो महिलाओं का आरक्षण है उससे संबंधित ये सभी के सभी। और त्रिस्तरीय का जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिले परिषद का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित भी आपको ध्यान हो, ये भी इसी में प्रावधान दिए हुए थे, योग्यताओं से संबंधित। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हरियाणा में अगर आपसे पूछ ले भी, हरियाणा के अंदर है पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो 1994 में। किसके शासनकाल में जैसे जिक्र करते हैं, तो उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री थे आपके भजनलाल भी। तो भजनलाल के समय में 1994 में आपका पंचायती राज लागू हुआ था हरियाणा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। इसके अलावा एक ये भी ध्यान होना चाहिए, 29 विषय जोड़े गए थे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, एक भाग भी जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंदर 9 क का जैसे जिक्र करते हैं। यानी भारतीय संविधान के अंदर भाग नंबर 9 क किससे संबंधित, आपके पंचायती राज से संबंधित है। ये चीज भी आप क्लियर करो। इसके अलावा अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं बहुत बार, अनुच्छेद तो 243 से लेके 243 ओ तक भी, 243 ओ तक ये जो आपके हैं पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिपीट होता है, जैसे हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व भी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जैसे हम जिक्र करते हैं। निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में भी, ठीक है। तो भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 40 का जैसे हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में हम किसका जिक्र पढ़ते हैं, राज्यों में पंचायतों के गठन से संबंधित। यह सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यानी पंचायतों के गठन से संबंधित जो वर्णन हमें मिलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 40 के अंदर भी। और किसका भाग है, जैसे भाग का हम जिक्र करें भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका हम जिक्र कर रहे थे भी, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित जो संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, महात्मा गांधी का जैसे जिक्र किया है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है। यानी महात्मा गांधी का जैसे जिक्र किया है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से कब शुरू किया था,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पहले भी चर्चा की थी इस चीज के बारे में। महात्मा गांधी का जैसे जिक्र किया, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से भी, साबरमती आश्रम से किसकी शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी। तो ये कब शुरुआत की थी? ये आपका क्वेश्चन है 1930 में भी, ठीक है भाई, 1930 में। यानी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1930 में। आपको क्लियर होना चाहिए, यहीं से 1930 में इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? दांडी मार्च। मैंने एक दिन पहले भी पढ़ाया था भी किसकी शुरुआत की थी? दांडी मार्च की। ये दांडी जो आपका पड़ता है, जैसे जिक्र नवसारी जिला भी, नवसारी, ठीक है, नवसारी जिला गुजरात के अंदर, यही दांडी पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था भाई, नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने अनुयायी थे इसके साथ? 78 अनुयायी थे भी, यानी 78 लोगों के साथ इन्होंने दांडी मार्च किया था भी। लगभग 400 किलोमीटर का कितना सफर तय किया था इन्होंने? लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय किया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछा जाता है सर्वाधिक। और यहीं से फिर आपका ध्यान होना चाहिए, इन्होंने शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की भी। इसी आंदोलन को फिर 1931 में जैसे क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के बाद में इसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दांडी मार्च का जैसे जिक्र कर रहे थे, नमक कानून तोड़ा था। साबरमती आश्रम का जैसे जिक्र किया अभी, साबरमती, ठीक है भी, साबरमती पड़ता है आपका अहमदाबाद भी, ठीक है, अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद के पास है। और किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी भी, ठीक है, साबरमती नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गए भी थे, हमें मौका भी मिला 2004 में यहाँ पर जाने का, साबरमती आश्रम में, ठीक है। तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के पास आपका कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम है। कब स्थापित किया था? 1915 में, ठीक है भी, 1915-16 का जैसे जिक्र करते हैं। आप सब बच्चे जानते हैं भी, भारत से महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे 1893 में भी। कहाँ गए थे? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में भी, यानी 9 जनवरी 1915 को। ये जनवरी आप याद करना भी, क्योंकि पीटीआई का जो पेपर आपका वर्तमान में आया हुआ देख रहे थे, करवाएंगे भी 1-2 दिन में, जिस पेपर को शुरू करेंगे उसको। तो पीटीआई में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो दिवस पूछे गए थे, ठीक है। दिवस, जैसे योग दिवस का जैसे जिक्र किया हुआ था, मतदाता दिवस का जैसे जिक्र किया हुआ था, इस तरीके से कई क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन जो आपके क्या है? दिवस से, यानी विविध स्टैटिक्स जीके का जैसे हम जिक्र करते हैं, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे हुए। तो आपको क्लियर होना चाहिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। और कहाँ आए थे? आपके साबरमती आश्रम में, ठीक है। और इसी की स्थापना करी थी बाद में, नींव आश्रम जो बनाया था। तो 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस भी, प्रवासी भारतीय दिवस भी, ठीक है भाई। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। गए कब थे? 1893 में गए थे, 1893। और 1893 में भारत उस समय कौन आई थी? आपकी एनी बेसेंट आई थी, एनी बेसेंट का जैसे जिक्र करते हैं। ये चीज पढ़ो, और भी सैकड़ों ऐसी बातें हैं आप इकट्ठी कर सकते हो भी। 1893 में क्या घटनाएं घटी थी? 1893 में आप पढ़ सकते हो, शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था? भाषण भी दिया था। ये चीजें आप पढ़ो भी, ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी है, स्थायी बंदोबस्त का जैसे जिक्र करे, वो अलग चैप्टर है, पढ़िया करो आप इन चीजों के बारे में। तो हम जिक्र कर रहे थे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती अहमदाबाद है, साबरमती नदी के किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इनके बारे में जैसे जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा जैसे जिक्र किया था इसमें 1931 में लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होने के बाद इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, बंद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र कर रहे थे, ये दांडी मार्च वाला भी बहुत ज्यादा आपका रिपीट होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चर्चा करें, साबरमती आप पढ़ना भी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। साबरमती जो आश्रम है, इसमें जो कुटिया वगैरह का भी बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, शांति कुंज वगैरह का जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो झीलों से संबंधित है भी। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है भी? चिल्का झील का जैसे जिक्र किया, एक दिन पहले आई हुई थी आपकी झील, सांबर झील का जैसे जिक्र किया था। सांबर झील किस राज्य में? आपकी राजस्थान में है। परंतु वर्तमान जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, जो
दे रखा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील का जैसे जिक्र किया है, चिल्का झील, तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, उड़ीसा के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी वैसे आपको झीलों से संबंधित वीडियो बना के दी हुई है, भारतीय भूगोल के अंतर्गत है। तो चिल्का भारत के किस राज्य में है, चिल्का का जैसे जिक्र करोगे तो ये आपके उड़ीसा के अंदर भी। कैसी झील आपकी, लेंगुन झील है भी। कैसी झील आपकी, लेंगुन झील है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। और कैसी है, खारे पानी की भी। क्या है, खारे पानी की भी, ठीक है भी। यानी खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है भी, भारत की सबसे बड़ी झील है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। अब जैसे एक दिन मैंने सांबर का भी जैसे जिक्र किया था भी, सांबर को भी बड़ी बताया था भी, जो राजस्थान के अंदर है सांबर, जो जयपुर के पास है राजस्थान के अंदर सांबर। सांबर जो है वो आंतरिक झील है भी, ठीक है भी। क्या है, मैंने बताई थी, आंतरिक सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है जिससे सर्वाधिक नमक निकाला जाता है वो आपकी सांबर है। वैसे हम जिक्र करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील कौन सी, आपकी चिल्का है। अब चिल्का हम आंतरिक झील नहीं मान सकते, मैंने कई बार आपको बताया भी। लेंगुन झील होती कौन सी है, जैसे आपका ये टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर किनारा है, समुद्र है, यहाँ पर क्या आपका समुद्र। अब समुद्र का पानी यहां तक आ जाता है टेढ़ा मेढ़ा, किसी कारण अतिक्रमण के कारण क्या हो जाता है, ये रास्ता यहां से बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद पानी यहां इस झील में परिवर्तित हो, यह एक झील बन जाती है भी। क्योंकि इस तरफ तो भारत का जैसे तटीय किनारा हम जैसे जिक्र करते हो, और इधर अतिक्रमण के द्वारा या और कोई सतलाकृति के कारण, किसी अपर्दन के कारण क्या एक झील बन गई। तो इस झील को हम किस रूप में जानते हैं, लेंगुन झील के रूप में, ठीक है भी। यानी समुद्र का एक किसी समय क्या था, एक हिस्सा था, और ये हिस्सा तट के साथ साथ लगता हुआ, बिल्कुल तट के साथ, और अतिक्रमण के द्वारा ये बंद हो गया और एक झील का रूप बन गया, जिसको कौन सी झील के रूप में जानते हैं हम, लेंगुन झील। तो भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील भी आपकी कौन सी है, वो चिल्का झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे चिल्का झील के अंदर बहुत से द्वीप है भी, जैसे व्हेलर द्वीप का हम जिक्र करते हैं, बहुत बार पढ़ा आप बच्चों ने भी, जहां से क्या करते हैं हम मिसाइल परीक्षण वगैरह जो करते हैं, तो कौन सी आपका द्वीप है, वो हवाई द्वीप का जैसे जिक्र करते हैं, व्हेलर द्वीप का जैसे जिक्र, हवाई द्वीप नहीं, व्हेलर द्वीप, जिसको आजकल किस नाम से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। नाम चेंज कर दिया व्हेलर द्वीप का, APJ अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में, ठीक है भी। ये तो कहां पर है, वो चिल्का झील। और चिल्का झील भारत के किस राज्य में, आपके उड़ीसा में। कैसी झील आपके, लेंगुन झील, खारे पानी की झील है भी। कैसी झील आपकी, खारे पानी की झील है भी। क्या निकाला जाता है झील से, जैसे जिक्र करते हैं, नमक निकाला जाता है, और झींगा मछली भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, झींगा मछली। यानी भारत में झींगा मछली का सर्वाधिक जो उत्पादन कहीं पर होता है, तो वो किस झील के अंदर होता है आपके, वो होता है चिल्का झील में। इसके अलावा जैसे भारतीय सेना के जो खासकर रेगुलर है, भारतीय सेना के सैनिकों को जो प्रशिक्षण देने का जो काम किया जाता है, खासकर गाना बजाने वाले जो होते हैं, रेगुलर जो होते हैं, उनको जो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, किस झील के अंतर्गत किस झील में दिया जाता है, वो आपकी चिल्का झील, ठीक है। ये चीज भी आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान हो 1981 में इसको आदर भूमि के अंतर्गत रामसर जो एक सम्मेलन हुआ था, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जिक्र किया था, रामसर के अंतर्गत आदर भूमि के रूप में भी इसको संरक्षित किया गया है। ये चीज भी आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेलर द्वीप का जैसे जिक्र किया था, और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ीसा का भी मैंने एक पेपर उठा के देखा, नालाबाना द्वीप। तो नालाबाना द्वीप भी किस झील में है, नालाबाना द्वीप। तो नालाबाना जो द्वीप आपका है, ये भी कहां पर है, आपका चिल्का झील के अंदर भी। कहां है आपका, चिल्का झील। तो पूछे आपसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपकी चिल्का है। आंतरिक झील आपकी पूछे तो सांबर है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो आपकी कौन सी है, बुल्लर है भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। डल झील का भी आप जम्मू कश्मीर में जिक्र कर सकते। इसके अलावा उल्का पिंड या काल्डेरा झील के रूप में भी जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। लोनार जो झील है, लोनार झील जो आपकी है, वो उल्का पिंड से बनी हुई झील है, ठीक है। काल्डेरा झील के रूप में भी उसको जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर किस राज्य में है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र के अंदर। वैसे झीलों से संबंधित वीडियो मैंने बताई आपको बना रखी है, उस वीडियो को भी आप देखने का काम करो। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।